जिनके हुनर बोलते हैं। आपकी खासियत आपके काम में झलकती है, जिसके लिए आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हमारी अगली किताब का नाम भी परिंदों पर है, उड़ान एक परिंदे की, जिसे लिखा है श्री सोमिल जैन सोमू ने। सर, आपसे गुजारिश है आप स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। का अनुभव है, आपने 3 किताबें लिखी हैं, जिसमें उड़ान के दूसरे पार्ट की तैयारी जारी है। साथ ही शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप करते हैं। इस सत्र के समीक्षक हैं श्री अंकित शर्मा जी, जिनसे मैं अनुरोध करूंगी वो आकर हमारे अतिथि का स्वागत करें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे समीक्षक ईटीवी के प्रतिनिधि के रूप में आप पिछले 3 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं। लगातार 2 बार राज्य स्तरीय शैलय राइफल शूटिंग में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व आपने किया है। वर्तमान में आप कई विषयों पर लेखन करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं बबीता मैम से गुजारिश करूंगी। सर, मैं मैम से गुजारिश करूंगी कि वो आके उनको मोमेंटो से स्वागत करें। आप दोनों का हमारे बीच में इस्तकबाल करती हूं और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। स्वागत है सोमिल जी आपका इस पुस्तक चर्चा में। सोमिल जी, मैं अपनी सिर्फ 2 शब्दों से इस समीक्षा को शुरू करना चाहूँगा कि मात्र 6 महीने हुए हैं विश्वविद्यालय में, और इस विश्वविद्यालय में अभी तक हमने देखा कि जितने भी लेखक आए हैं वह सब पूर्व विद्यार्थी हैं, और अभी मात्र आपको 6 महीने हुए हैं और अभी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सेकंड सेम में हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस इतने बड़े मंच पर आकर? महसूस क्या करना है, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे पता भी नहीं था। जब ये अप्रैल में किताब आई थी तो मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा मंच मिलेगा। उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, लेकिन इस किताब को लिखने के लिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं यहाँ आने के पूर्व ही लिख चुका हूँ, किताब तो मेरी यहाँ आने के पहले ही लिख चुकी है। तो मैंने जो हॉस्टल का 10 साल गुजारे हैं हॉस्टल में, उनका सारा अनुभव मिला और बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, उनके विद्वानों से मिलता रहा, तो उनसे मुझे अनुभव मिलता रहा कि कैसे लिखना है। और फिर हमें जैसे आज के यंग राइटर्स, जिन्हें बोल सकते युवा लेखक जो होते हैं, उनकी शैली में आजकल की भाषा है। जैसे मैंने जितने लोगों को भी पढ़ा है उनकी में आजकल की भाषा लगती है। हम जैसे जी रहे हैं वो हमारी कहानी लिखते हैं, तो हमें ये प्रेरणा मिली है उनसे कि हम इसको लिखें। बिल्कुल सोमिल जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मात्र मैंने जब आपसे बात की तो मुझे पता पड़ा कि आप मात्र 16 साल की उम्र से आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था, और 16 साल की उम्र वह उम्र होती है जब हम अपने सिलेबस से दूर नहीं भाग सकते। विद्यालय का, विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय के सिलेबस का भी प्रेशर रहता है। उन सब इतने प्रेशर होने के बावजूद आपको लिखने समय कैसे मिलता था, और किसकी प्रेरणा से आपको लगा कि वास्तव में मुझे मेरे शब्दों को एक किताब का रूप देना चाहिए? देखिए, एक उम्र आती है कि जब बच्चे को लगने लगता है कि हमारे अंदर है क्या। मैं एक स्पीच सुन रहा था तो उसमें यही बोला जाता है कि पहले अपने आप को खोजो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जब मैंने जयपुर पहुंचा पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था, और पढ़ाई में भी नंबर कम आ रहे थे, स्पोर्ट्स में भी इतना नहीं था। तो फिर मैंने अंदर सोचा कि अब क्या करूं, मैं मेरे अंदर है क्या ऐसी चीज जो मैं करूं। तो मैंने कहा, एक मैंने पुस्तक पढ़ी, संस्कार पुस्तक पढ़ी मैंने, तो उस किताब को पढ़कर मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया। फिर मुझे पता चली कि मेरी रुचि इसी में है। फिर मैंने उस किताब को जो लिखा, जो रिव्यू देते हैं, वो किताब का लिखा मैंने, फिर मैंने भी उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं भी ये लिख सकता हूँ। तो वो जो लेखन की रुचि थी, पढ़ने की रुचि थी,
वो चीजें मुझे यहाँ तक खींच गई। सोमिल जी, आपने जिस प्रकार से अपनी किताब को टाइटल दिया है, सच, संघर्ष और सादगी से भरी एक उड़ान, एक परिंदे की, इस टाइटल के पीछे क्या राज है? एक तो ये भी राज था कि मैंने सुना था कि किताबें बिकती हैं टाइटल से या कवर पेज से। ऐसा आजकल का ट्रेंड है ना कि कवर पेज देख के ही लोग खरीदना चालू कर देते हैं। तो एक तो ये उद्देश्य था कि कवर आप अच्छा बनाओ या शब्द। इनके जो शब्द लिए मैंने, सच, संघर्ष और सादगी। सच भी है इसमें, एक परिंदे का संघर्ष भी दिखाया है और उसकी सादगी भी दिखाई है। और जब वो सादगी से, जमीन से जुड़ा, जब वो उड़ान पे पहुंचता है तो उसके विचार कैसे होते हैं। तो इसमें एक परिंदे की है, तो परिंदा कौन है ये भी इसमें बताया है। इसलिए उस टाइटल का नाम मैंने रखा उड़ान एक परिंदे की। तो इसमें इसको पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि परिंदा कौन है। बिल्कुल सोमिल जी, जैसे मैंने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो शुरू में ही उस पुस्तक में आप लगभग आज से 2 साल आगे पहुंच चुके थे। आपने उस पुस्तक एक साल पुस्तक के आगे पहुंच चुके थे। आपने कल्पनाओं में उस पुस्तक को लिखा है। कहीं कहीं तो जब मैं मेरे मित्रों के साथ बैठ के उस पुस्तक को पढ़ रहा था तो ये भी जिक्र आया कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उनमें से अधिकतर ने ये पुस्तक पढ़ी नहीं थी। तो इस प्रकार से आपने जब पुस्तक लिखी तो उसमें कल्पनाओं में आप 1 साल आगे पहुंच गए, उसका राज क्या रहा है? पहला जवाब तो ये है कि पहले ही मैंने कह दिया है कि ये किताब फिक्शन नॉवेल है। ये कोई रियलिटी से रिलेट कर ले, जो पढ़ेगा वो रिलेट कर लेगा, क्योंकि ये अपनी कहानी और अनुभवों से लिखी है। दूसरी बात, 1 साल की कल्पना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और लेखक है वो कल्पना करके वो भविष्य की कल्पना कर लेता है, तो 1 साल आगे की कल्पना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, जब मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो हमने कालिदास जी को बहुत पढ़ा है, उनका मेघदूत पढ़ा है, उनका रघुवंश पढ़ा है। तो उसमें तो इतनी कल्पनाएं हो जाती थी, या आप अभी देख लीजिए जेके रोलिंग जी का उपन्यास जो आपने देखा है, नॉवेल है, हैरी पॉटर सीरीज बनी है, उसकी कल्पना की बात करेंगे तो वो तो बेसिर पैर की बातें हो जाएंगी। बिल्कुल, सबने मूवीज तो देखी है वो, बिल्कुल। तो वो तो पूरी ऐसा कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उन स्टोरीज से जो मॉरल निकल के आता है, वो मॉरल, वो चीज हमें इफेक्ट करती है। जब मुझे रिव्यू मिलते हैं लोगों के, तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये तो मेरी कहानी लग रही थी, ये तो मेरी कहानी लग रही थी। बस वही चीज है कि मैंने अपने अनुभव लिखे, अब जो रिलेट कर रहा है उसको उससे प्रेरणा मिल रही है, कहानी बढ़ रही है। बिल्कुल सोमिल जी, मैंने जिस प्रकार से आपकी पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक में देखा कि कहीं पे एक परिंदा बिल्कुल संघर्षों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कभी उस परिंदे को अपनी मोहब्बत की याद आती है, कभी वो उससे मिलना चाहता है, कभी बिछड़ना चाहता है। तो एक ही पुस्तक में आपने थोड़ा सा मोटिवेशन दिया है, थोड़ी सी लव स्टोरी डाली है। इन दोनों कहानियों को आपने एक साथ जोड़ा है, जो अधिकतर देखने को नहीं मिलता। या तो लोग मोहब्बत पे लिखते हैं या फिर मोटिवेशन पे, आपने दोनों को जोड़ के लिखा है। एक तो मैंने पुरानी मूवीज ज्यादा देखी हैं, तो मुझे एक ऐसी प्रेम कहानी चाहिए थी जो प्योर हो, तो उसको भी हम साथ में लेते चल रहे थे। और आजकल का ट्रेंड है कि आपने मोटिवेशन लिखी और उसको कहानी बना के नहीं लिख रहे हो तो फिर पढ़ता भी नहीं है कोई। मैंने किताब पढ़ी थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसको मैंने शुरू किया क्योंकि शुरुआत में मुझे मोटिवेशनल किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैंने वो किताबें पढ़ी, तो मुझे फिर लगने लगा कि ये तो सिर्फ मोटिवेशन है, ये तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है जो रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, करिए आप, बनिए यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने 18 चैप्टर पढ़ी, उसके बाद मैंने पढ़ी ये हौसला कैसे झुके। तो उन किताबों को पढ़कर उन स्टोरी से मोटिवेशन कैसे मिलता है, उन स्टोरी में फिट कैसे होते हैं वो मॉरल, उन चीजों को लेकर मैंने फिर वो किताब लिखी। तो वो स्टोरी से भी रिलेट, आप स्टोरी में देखना, कोई भी नॉवेल पढ़ता है तो 2 पेज पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आगे की कहानी क्या होने वाली, तो आगे भी पढ़ता है। अब मैंने 2 पेज में अगर पूरा ज्ञान ही भर दिया तो फिर उसको लगने लगा ये तो बिल्कुल, तो स्टोरी से हम जुड़ जाते हैं, जबकि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। अभी बाहुबली से अगर जुड़ गए तो बाहुबली 2 देखने जाएंगे ना, वैसे ही किताब से अगर जुड़ गए तो आगे की पन्ने आप पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सोमिल जी, जिस प्रकार से आप अभी जिस उम्र में हैं, आपने इससे लगभग 1 वर्ष पूर्व ही इस पुस्तक को लिख दिया था, तब आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। और मैं भी अभी लगभग उसी उम्र में हूँ। और स्नातक की उम्र वो उम्र होती है जब लोगों को डीजे पार्टी और अनेक प्रकार के जो कह सकते हैं कि
चलते हैं लोगों को देखने में कि लोग बाग पार्टी में व्यस्त रहते हैं, बच्चे और हमारी हम उम्र के लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उन व्यस्तताओं को छोड़ के आपने किताबों की ओर रुख मोड़ा, लेखन की ओर रुख मोड़ा, तो उसके पीछे का राज क्या है? एक ये कारण है कि हमें शुरुआत से ही संस्कार मिले हैं, क्योंकि मैं 10 साल जैन हॉस्टल में रहा हूं, तो हमारे यहाँ जो माहौल रहता है वो बिल्कुल संस्कारों का रहता है। क्या चीज गलत है, क्या सही है, ये सब बताया जाता है कि कितना किस चीज को कितना टाइम देना है। तो पार्टी वगैरह को तो वैसे ही शौक नहीं था, और वैसे भी मन भी नहीं करता, और एक हेजिटेशन सी होती है कि अपन पार्टी में पहुंच गए, और हमें शौक भी नहीं रहा पहले से। दूसरी बात, जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं या किसी सपने को पूरा करने की, ये किताब सिर्फ मेरे लिए किताब नहीं थी। जब ये आई थी, इसकी लॉन्चिंग के लिए भी मुझे जगह नहीं मिली थी, तो ये हमारे अमेज़न से ही लॉन्च हुई थी। लेकिन ये एक सपना था कि अपनी किताब हो और अपना नाम हो, अपनी किताब हो, अपना नाम हो। क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, अभी ये मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरे दोस्त थे, मैं लिखता था, लेकिन मेरे दोस्त लिखते थे और उनका प्रकाशन भी हो जाता था, तो वो मुझे जलाने के लिए क्या करते थे, उनकी स्क्रीनशॉट भेजते थे और मुझे भेजते थे, देख देख देख। तो मुझे उस नेगेटिव मोटिवेशन जिसे बोल सकते हैं हम, उससे भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो मैंने कहा कि आपकी जो किसी भी समाचार पत्र में आपके लेख आ रहे हैं, तो आपका तो समाचार पत्र में लेख आएगा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सिर्फ मेरा नाम होगा। तो ये एक मोटिवेशन था, और एक कहानी थी अपने पास, क्योंकि इसमें एक है कि हर किसी के पास एक कहानी होती है, जो कह देते हैं वो इतिहास बन जाती है, और जो नहीं कह पाते हैं उनका यही इतिहास होती है, उन्हें हम जैसे लोग दोहराते हैं। बहुत शानदार सोमिल जी। सोमिल जी, उम्र आपकी महज अभी भी, जब आपने पुस्तक लिखी थी 16 वर्ष की थी, उसके बाद जब आप अभी लगभग 1 वर्ष हो चुका है, तो कह सकते हैं 18 या 19 के बीच चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो इसमें कुछ बड़ी ऐसी बातें लिखी थी जो मुझे खुद पढ़ के नहीं लग रहा था कि ये बातें सोमिल जी ने लिखी हैं। कि जैसे आपने पुस्तक में लिखा था कि जो जिम्मेदार होते हैं कंधे उन्हीं के मजबूत होते हैं। सोमिल जी, मतलब इस प्रकार की बातें आपको अनुभव कह सकते हैं या कहीं से पढ़ के आपने अपनी पुस्तक में जगह दी है? देखिए, स्टीव जॉब्स की 14 मिनट की वीडियो है, लास्ट स्पीच है जो यूनिवर्सिटी में देने गए थे वो, उनमें उनने पहली चीज बोली थी कि हमें चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हमें डॉट्स क्लियर होंगे। डॉट्स धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, यहां तक आप पहुंचे हो तो वो डॉट्स कैसे बने, उन डॉट्स को याद रखना चाहिए। तो हमें आदत थी, हमारे संस्कृत के आचार्य जी हैं या गुरु जी हैं हमारे, प्रमोद जी, तो वो क्या कहते थे कि अपने हाथ में एक डायरी पेन लेके रखो। डायरी पेन लेके रखते हैं तो जब भी आपको कोई विचार आता है आप तुरंत नोट कर लो, फिर उस स्टोरी में कहाँ फिट हो रहा है उसको वहां फिट कर दो। ये था इसका। फिर दूसरी बार की एक और उसमें लाइन है कि उस व्यक्ति का साथ आप कभी मत छोड़ो जिसने उस वक्त आपका साथ दिया है जब आपके साथ कोई नहीं था। ये भी इसकी भी कहानी थी कि ये तो हुआ है अपने साथ, कि जो अपने साथ खड़े रहे हैं आपके बुरे टाइम में, तो उनका साथ अपन को भी नहीं छोड़ना पड़ता है। तो वो चीजें मैंने लिख ली, और इन चीजों को पिरोने का काम करना था, वो इस किताब ने कर दिया। हाँ बिल्कुल सोमिल भाई, आपने बताया कि विचार व्यक्ति के दिमाग में सतत चलते रहते हैं, उन्हें मैं आपके साथ आपका सहपाठी भी हूँ, तो मैं देखता हूँ को आपको जो विचार आता है आप तुरंत उसको नोट डाउन करते हैं। लेकिन आपने अपनी पुस्तक में एक बड़ा ही मजेदार वाक्य कह सकते हैं जिसको आपने एक क्वेट किया है, सुख और शांति का वास सिर्फ संडास। ये आपने लिखा है कि मतलब जब सुख और शांति हमें मिलती है, हमारे मन में विचार आते हैं, ये आपने किस प्रकार से लिखा है, इसको कैसे देखा जाए? ये मैं आपको किताब में ही पढ़ के सुनाऊंगा। ये चैप्टर है सक्सेस का गाजर। आपने तो सुना ही होगा ना, सक्सेस का गाजर। हर कोई कहता है मोटिवेशनल स्पीकिंग में सक्सेसफुल बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो गाजर देते हैं, छोटू पलंग से उठा और सामने के पर्दे खोल दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे अब से सब कुछ सही होने वाला है। बाथरूम में बैठे फिर से कहीं किसी की यादों में खो गया। यही वो जगह है जहां खुले विचार आते हैं, क्योंकि उस समय आदमी भी खुला रहता है,
वहां कोई दूसरा उपाय भी नहीं रहता है, कहीं जा भी नहीं सकते, ऑप्शन भी नहीं रहता, वहां से बाहर जा भी नहीं सकते और वहां कोई आ भी नहीं सकता। इसलिए तो उसका नाम रखा है संडास, अर्थात सुख शांति का वास, इसलिए उसे कहा संडास। तो एक ये प्रयोग है कि अपने लेखन में अगर पाठक को भी एक र्यूमर चाहिए पड़ता है कि उसको भी थोड़ी हंसी आ जाए, थोड़ा उसको भी लगे, हल्कापन लगे, तो ऐसा नहीं कि लेखक बहुत ही ऐसी बातें कर रहा हो, ज्ञान देने वाली बातें हो, थोड़ा हल्कापन भी आना चाहिए। जैसे आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जब आप छोटे थे तो उसमें आप विद्या की कसम या कोई भी कसम जल्दी खा लेते थे, या भगवान की कसम या विद्या की कसम। तो हमें भी आदत थी, इसमें मैंने लिखा है हमें भी आदत थी। तो एक बार क्या हुआ, हमारी जो मित्र थे उनकी मम्मी का नाम था विद्या। अब मैंने अब वो आगे बैठा था, मेरे बगल वाले दोस्त ने उसको मार दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इसने मुझे मारा। मैं बोल रहा हूं विद्या की कसम मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो उसको ये तो नहीं पता, उसको पता था इसी ने मारा है, लेकिन उसकी मम्मी का नाम था। और फिर उसने मेरी धुलाई की, वो अलग बात। तो इन चीजों से, विद्या की कसम, इन चीजों से हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए पाठकों को मेरी कहानी अपनी कहानी ऐसी लग रही है। बिल्कुल, मैंने जैसे बहुत सारे रिव्यू पढ़े हैं सोमिल जी आपकी पुस्तक के, उनमें से अधिकतर पाठकों का ये कहना है कि ये कहानी और ये पुस्तक पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जैसे व्यक्तिगत मेरे जीवन की कोई कहानी किसी लेखक ने अपने शब्दों में फिर उतार दी हो। अधिकतर रिव्यू इसी प्रकार के आए हैं। तो इसके पीछे को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं इस बात को कि अधिकतर लोगों को ही यही लग रहा है, जबकि मैं खुद जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मुझे भी कहीं कहीं कुछ चैप्टर ऐसे दिखे, उन चैप्टरों में मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि ये तो मेरी वास्तविक कहानी को सोमिल ने कैसे लिख दिया। यही है कि देखिए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये कोई बड़ी या कोई बड़ा ऑथर पढ़े इसको, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा ये थी कि लोगों तक पहुंचे, और सबसे ज्यादा था जो अपने एज के लोग हैं उन तक पहुंचे, कि अगर एक विद्यार्थी ऐसा कुछ कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं 19 साल में एक किताब लिख सकता हूं, तो जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो ऐसे भी रिव्यू आए कि भैया आप 19 साल के हो, अभी मैं आपकी किताब नहीं पढ़ूंगा, जब आप 29 के हो जाएंगे तब मैं आपकी किताब पढ़ूंगा। मेरे को भी समझ में नहीं, और इतने बड़े ऑथर ने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, जब आप मतलब मैं 29 का हो जाऊंगा तब आप 49 के हो जाएंगे, तब आप पढ़ लेना, फिर आपके लिए ऐसी लगेगी कि क्या बच्चों वाली बातें कह दी। तो एक ये भी रहता है कि आप जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, अपना जोन सेट करना पड़ता है। और मेरा जो लिखना था मेरे साथ के लोगों के लिए, या 30 साल तक की उम्र के लिए ऐसा था कि वो लोग पढ़ें, तो इसको या अपने बच्चों को भी बोलें, उनके लिए ये किताब लिखी गई थी। सोमिल जी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, आपने अपनी पुस्तक में भी एक जगह लिखा है कि लोग या तो व्यस्त होते हैं या व्यस्त दिखाते हैं, इस प्रकार की कुछ बातें पुस्तक में लिखी हुई हैं। और उस व्यस्त समय में से जब लोगों को इस कह सकते हैं रंगमंच की दुनिया पे सब अपनी चीजें पाने की हसरत रहती है, जैसे कि अब हम उस उम्र में हैं जब हमें लगता है कि हमारी भी एक गर्लफ्रेंड हो, हमारे भी कुछ अच्छे दोस्त हों, हम जिनसे सब बातें शेयर कर सकें। उस उम्र में आप पुस्तक लिख रहे हैं, तो क्या आपके व्यक्तिगत जीवन पे इसका कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि सब हमारे हम उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ पे, और हर किसी की ये जानने की तमन्ना रहती है कि क्या लेखकों की भी प्रेम कहानी होती है इस प्रकार की, जिस प्रकार से आपने अपनी पुस्तकों में लिखा है। देखिए, मेरा जो लिखने का जोन है वो ऐसा ही है, ये दिल टूटे बिना किताब नहीं लिखी जाती, मेरा ऐसा मानना है। क्या बात है। बाकी ये जो है ये व्यक्तिगत सवाल है। हाँ, ऐसा होता है कि एक उम्र होती है कि हाँ भाई कोई अपना बात करने वाला भी होना चाहिए। आपने ड्रीम गर्ल तो मूवी देखी होगी, उसका लास्ट का जो मॉरल निकल के आया वो यही है ना कि लोग कितने अकेले हैं, उनकी बातें शेयर करने के लिए कोई चाहिए। वो चाहिए ढूंढने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली हो, ऐसा चाहिए, इसलिए हम दोस्त बनाते हैं, दोस्त से हम बातें शेयर करते हैं। फिर भी हम दोस्त से जो बातें शेयर नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं। दिस इज द मोड। ये उससे हम ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, ऐसी बातें कह सकते हैं जो जरूरी होती हैं, जो कहना पड़ता है कि हम दोस्त से, अब ये दोस्त हैं तो मैं इससे ये तो नहीं कह सकता हूँ मेरे दिल में बहुत दर्द है, सही है। और मैं गर्लफ्रेंड से ये तो कह सकता हूँ कि दर्द नहीं समझोगी तुम मेरा। बहुत बढ़िया।
और वो बोलेंगे हाँ समझते हैं। तो मेरा जॉन है यही है कि मैं ऐसी बातें करके वो चीज देना चाहता हूं। इसकी किताब में शुरुआत में ही मैंने इसका मोटिव लिखा था। इसका लिखा था कि ये किताब कोई फिलॉसफी नहीं है और ना कोई ज्ञान की बात है। शुरुआत में ही लिखा, बस कुछ देर तक इंटरनेट से दूर रहने का अदना सा बहाना है। क्योंकि मैंने जिसमें लिखा था, हमारे हॉस्टल में फोन अलाउ हो गए थे, तो बच्चे अब पढ़ते नहीं थे, अब सिर्फ मोबाइल चलाते रहते थे। जो मैम ने कहा भी था पबजी डाउनलोड कर लिया, उसी में लगे हैं, उन्हीं में लगे थे। तो फिर मैंने उनके लिए लिखी थी कि ये किताब ना कोई फिलॉसफी है ना कोई ज्ञान की बात है, बस इंटरनेट से दूर रहने का छोटा सा बहाना है। तो उसके ये उद्देश्य उसका था। सोमिल जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि विचार सबके मन में चलते हैं और कोई उन विचारों को अपने फेसबुक पे, जो क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक वॉल पे लिख देता है, कोई उन विचारों को अपनी डायरी में नोट कर देता है। कई लोग होते हैं कि जिनकी दिली तमन्ना होती है कि मैं भी कुछ विचार लिखूं, मैं भी कोई सी पुस्तक लिखूं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस पुस्तक को नहीं लिख पाते। चूंकि आपकी भी यह पहली पुस्तक है और हमारे साथी भी यहाँ बैठे हैं, तो आपने जब यह पुस्तक लिखी थी तो आपको किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और किस प्रकार से इस पुस्तक को जब आप किसी के पास भी इन स्टोरियों को लेके जाते थे तो आपको क्या देखने मिलता था, उन लोगों का क्या रहता था? क्योंकि एक नया लेखक जो होता है, उस नए लेखक को मेरे मायने में जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लेखन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन लेखन के बाद जब लेखक की बात आती है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको किस प्रकार की कठिनाइयां का सामना इस पुस्तक को लेकर? ये किताब हाथ में आने की प्रोसेस हमें लगता है कि बस आसानी से आ गई है, ये नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो आपने ही लिखा है, आपने लिखा, और आजकल जो पब्लिशर हैं वो आपसे पांडुलिपि मांगते हैं, आपसे आपकी डायरी नहीं मांगेंगे और वो प्रूफ रीडिंग भी नहीं करेंगे, वो सीधे आपसे पांडुलिपि मांगेंगे, प्रूफ रीडिंग से मांगेंगे या पीडीएफ मांगेंगे, सीधा वो प्रकाशन के लिए भेज देंगे। ये था। दूसरी बात है कि अब प्रकाशन भी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किल से नहीं, अवेलेबल तो हैं, लेकिन कुछ प्रकाशन ऐसे हैं जो सिर्फ लेखकों को ठगते हैं। ऐसे मेरे पास करीब 50 पब्लिकेशन हैं जिनकी मैं रियलिटी जान चुका हूं। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि जब मैं छपवा रहा था तो सबको यही लगता था भाई सपना साकार होने वाला है, जो सपना देखा है आपने किताब का वो साकार हो जाएगा। सिर्फ मुझे उस टाइम ये लग रहा था, लेकिन आज 1 साल बाद मुझे पता चल रहा है कि पब्लिकेशन भी चुनना आसान नहीं होता, उसको भी पब्लिकेशन भी चुनना जरूरी होता है एक ढंग का। क्योंकि जब मैं भी किसी ऑथर से मिलता हूँ या किसी ऑथर से सोशल मीडिया पे भी बात करता हूँ कि सर मेरी किताब मुझे छपवानी है, आप बताएं आपकी तो किताब छपी है, तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि सब पब्लिशर फर्जी हैं। सामने भी बात करूं तो वो भी मुझसे यही बोलते हैं कि इनमें मत पढ़ना। यहाँ जरूर कह देंगे, लेकिन बाद में वो यही कहेंगे जब बात होगी आपस में, तो यही कहेंगे। मतलब वो रियलिटी से वाकिफ हो जाते हैं, जो मैं भी हो गया हूँ। तो मुझे इसका आइडिया है, क्योंकि आप लेखकों से पैसे लेके किताबें छपवाते हैं कि लेखक मेहनत भी करे, दिन रात जग के मेहनत भी करे, खुद उसको टाइप भी कराए, फिर उसको पीडीएफ बना के भी भेजे। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिंट निकालना है, प्लेट्स बनानी है, किताब पब्लिश होके आ जाएगी। इतनी मेहनत में आप लेखकों से इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, ये भी एक प्रकार का लेखकों को ठगाया जाता है। ये है इसकी। बिल्कुल सोमिल जी, मैंने जहाँ तक है अगर साहित्य की बात करूँ तो साहित्य में मैंने पुस्तकें देखी हैं तो या तो शुद्ध साहित्य होता है, या अगर हम लव स्टोरी पे जाएं तो शुद्ध लव स्टोरी होती है और उसकी भाषा भी मॉडर्न जनरेशन के हिसाब की होती है। लेकिन आपकी भाषा में मैंने दोनों को मिश्रित रूप से देखा है कि जैसे कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है कि कुछ शब्द बुंदेली के आए हैं, जैसे बुंदेली में ठटरी बंदे एक उसको उपयोग किया जाता है, और उसी प्रकार से आपने कुछ बेहद ही चुनिंदा शब्द जिनको आपने शायद अपने शब्दों में पिरोया है, जैसे कि नर्वस जो होता है उसको आपने लिखा है नर्वस या गया। तो इस प्रकार की भाषा आपको क्यों लगा कि इस प्रकार की भाषा में ही मेरी पुस्तक होना चाहिए? भाषा में नहीं लगा, मैं कोई टिपिकल या प्राचीन लेखक नहीं हूँ।
मैं आज की जनरेशन से जुड़ा हूँ, आज के लेखकों को पढ़ा है मैंने, तो वो जिस फ्लो में लिखते हैं मैंने उस फ्लो में लिखा। दूसरी बात जो आपने बुंदेलखंडी टच बोला, तो मैं खुद बिलोंग करता हूँ बुंदेलखंड से। तो लोग कहते हैं ना कि ऊंचाई पे पहुंचकर जमीन को नहीं भूलना चाहिए, तो वही मेरे अंदर है कि मैं जमीन को नहीं भूला हूँ। और यही बात है कि मेरी किताब रिलेट कर पा रहे हैं, आज की जनरेशन जो है रिलेट कर पा रही है कि ये शब्द है, ये हम आज यूज करते हैं। कि अभी मैं इसको मैंने शुरुआत में ही लिखा था कि कुछ आसपास के हो रहे किस्सों को अपना हिस्सा समझकर इस किताब को लिखा है। कि मैंने कोई कहानी काल्पनिक भी ऐसी नहीं लिखी है कि हैरी पॉटर जैसी लिखी है। मैंने आसपास से आप दोनों की बात चल रही है, आपने ये किया, आपने वो किया, मैंने उसको बस एक कहानी बनाया, उन किस्सों को एक कहानी बनाया और बोल दिया। भाषा आपकी होगी, क्योंकि लेखक को, एक्टर को तो अपने किरदार करना पड़ता है, उसको जो रोल मिला है वो कर लिया, लेकिन लेखक को तो सबका लिखना पड़ता है, उसको सबका कैरेक्टर निभाना पड़ता है कि ये बोलेगा तो ये कैसे बोलेगा, अगर दूध वाला बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वो बिल्कुल, वो शुद्ध हिंदी तो बोलेगा नहीं, वो अपनी जो भाषा में बोलेगा। बिल्कुल सही। और जब लड़ाई भी हो रही है, गाली गलौच हो रही है, तो वो भी तो वही होगा ना। तो लेखक को ये ध्यान, उसको सारे किरदार निभाने पड़ते हैं, इसलिए उसको अपना जोन सेट करना पड़ता है कि इस जोन में मुझे लिखना। बिल्कुल। सोमिल जी, मैंने उपन्यास जहाँ तक है पढ़े हैं, तो कई बार वास्तव में ये मंच से कहना उचित है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार पाठक जो होता है वो भी एक बार में किसी उपन्यास को खत्म नहीं कर पाता। लेकिन जब मैंने आपकी पुस्तक उठाई तो उस उपन्यास की कोई भी कहानी ऐसी नहीं लगी कि वो जो टूटी है, सबकी एक से के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई थी। इस उपन्यास की आपने प्रत्येक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ के रखा हुआ है, ये मतलब इसको किस प्रकार से देखा जाए? रही बात एक दिन में खत्म करने की, तो मैंने भी सारी पुस्तकें आज तक मैंने जितनी पढ़ी हैं, मुश्किल से 5-6 छोड़कर मैंने एक ही दिन में खत्म की हैं। इससे मुझे लगता है कि अगर हम किताब को पढ़ने के लिए लेते हैं और जब तक उसको पढ़ के खत्म नहीं कर पाते हैं, वो एक लेखक के प्रति भी सम्मान होता है, उसकी सही कीमत पता चलती है। क्योंकि लेखक को लिखने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं लगता है। अगर मैंने 19 साल में किताब लिखी है तो सिर्फ 3 साल में मैंने शुरू नहीं की है, वो 19 साल मैंने मेहनत की है, तब वो किताब लिखी गई है। तो उसके पीछे भी पूरा रीजन आता, ये उसकी वास्तविक। सोमिल जी, आपकी पुस्तक में कुछ कैरेक्टर हैं, चूंकि मैंने तो पढ़ी है, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से अधिकतर लोगों ने शायद नहीं पढ़ी हो, तो कुछ किरदारों के मैं नाम ले रहा हूँ, शायद आप उनके बारे में संक्षिप्त या विस्तृत जैसी आपकी भी इच्छा हो उनको बता सकते हैं। जो किरदार सर्वाधिक आपकी पुस्तक में उपयोग किया गया है वो है छोटू, उसके बाद असाटी, परी। छोटू परी का कनेक्शन है और साथ में असाटी भी है उसमें, तो इन किरदारों के बारे में आप बताएंगे? देखिए, असाटी जो शब्द आया है वो किसी का नाम नहीं है, वो एक जाति है। जब मैं दिल्ली दरबार पढ़ रहा था, दिल्ली दरबार पढ़ी होगी शायद आपने, सत्यव्यास जी की, तो उसमें एक कैरेक्टर है झाड़ी, उसका नाम अलग रहता है लेकिन उसको वो दोस्ती में झाड़ी झाड़ी बुलाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक शब्द लाऊं जो मैं अपने दोस्त के लिए प्रयोग कर सकता है। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, अपने बुंदेलखंड के द्रोणगिर नाम के वहाँ, तो वहाँ एक अभिषेक असाटी आता था। तो हमें लगा कि वो असाटी शब्द है, वो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको प्रयोग कर सकता हूँ कि अगर कोई दोस्त ही बोलेगा तो बोलेगा काय बे असाटी, तो वो असाटी इतना वो भी नहीं होता है और एक ऐसा लगता है कि इसमें हंसी भी आएगी, इसमें अपनापन भी रहता है, तो उस चीज के लिए मैं असाटी। दूसरा जो मुझे कैरेक्टर लगा, मुझे कोई कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर अच्छा लगा है रोहित का। बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि रोहित ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, उसने जितनी भी स्टोरी है उसकी आप शुरुआत से देखो और अंत तक देखो, तो वो स्टोरी बनाने में लगा था, पूरी स्टोरी वही बना रहा था। तो मैं उस रोहित का किरदार ज्यादा प्रभावित हुआ उस। सोमिल, आखिरी सवाल आपसे कि आपने इस पुस्तक में जिस प्रकार से लव स्टोरी, मोटिवेशनल, इन सबको मिक्स तो किया है, लेकिन चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग हम उम्र बैठे हैं, इन सब को लिखने के लिए आपका एक जो अगर कहा जाए कि क्या मैसेज रहेगा कि ये लोग भी लिखें और उनको किस प्रकार से अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त कर सकें कि वो सबको ये लगे कि ये हमारी भावना, इसने कैसे लिख दी?
जैसे कल मैं सुन रहा था तो एक बात कही थी कि आप लिख दीजिए, आज नहीं पढ़ेगा कोई आपको तो कल पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा तो 100 साल बाद पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा जरूर। तो एक किताब के रूप में आ जाना भी अलग बात है। और दूसरा प्रश्न है कि मेरे सर जी, मैं उनको सर को थे मेरे गुरु, जो मुझे जो मेंटोर है मेरे, जिन कुमार जी शास्त्री, तो उनको मैं क्या करता था, वो कहते थे लिखो, भले ही बकवास लिखो, जैसा भी लिखो, लिखो बस। तो मैं उनको लिख के उनके पास जाता था और उनको दिखाता था। वो कहते थे ये गलती, ये गलती, ये गलती है, कुछ कुछ काट देते थे, कुछ कुछ इन शब्दों का प्रयोग मत करो। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ सबसे कि आप लिखो। सबसे बड़ी बात है कि दौड़ में वो पीछे रह जाते हैं जो दौड़ते तो है नहीं, बस कहते हैं हम दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे दौड़ेंगे कहते कहते बैठे रह जाते हैं। बहुत तो बढ़िया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, थोड़ा बहुत लिखिए, जितना आपका मन करे, जो भी फ्लो हो। जरूरी नहीं है आप एक वो हिंदी ले लो, इतनी क्लिष्ट हिंदी ले लो कि कोई समझ भी ना पाए। आप नई वाली हिंदी का प्रयोग करो, आप आधुनिक हिंदी का प्रयोग करो, जो हम लोग रिलेट कर पाए वैसी हिंदी का प्रयोग करो तो करने से होता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से सौमिल भाई आपने पूरी चर्चा में हम लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं लगने दिया कि यह किसी और विषय की चर्चा चल रही है, लेकिन हर कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है और हम लोगों को भी संदेश आ चुका है कि हमारा समय पूरा हो चुका है। बिल्कुल सौमिल भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी शायद अगली पुस्तक भी आ रही है, उसके बारे में आप कुछ बताएं, उसके बाद हम हमारे इस चर्चा को खत्म करेंगे। जी, अगली पुस्तक तो आ रही है, मगर अगली पुस्तक का कनेक्शन इसी पुस्तक से है। तो जो भी अगली पुस्तक जानना चाहता है उसको ये पढ़ना जरूरी होगा, तभी उसको बता पाएंगे कि अगली पुस्तक आ रही है या नहीं आ रही। ये भी एक सस्पेंस है, इसमें भी सस्पेंस। सौमिल जी, मैं आपने जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पड़ाव और इतनी बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जो एक लेखकों पे जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को आपने बड़े सहज भाव से स्वीकार किया और आज आप इस मंच पे हैं। बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को और इस संवाद को खत्म करूंगा कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। बिल्कुल, आप कोशिश तो करें, मुश्किलें तो आती रहेंगी, और हुनर सीखने और दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आपका एक क्वेश्चन है? सम्मानित मंच पर बैठे लेखक जो सौमिल जैन जी हैं, उड़ान एक परिंदे के रचयिता हैं, सबसे पहले आपको माखनलाल विश्वविद्यालय में आने के लिए धन्यवाद। सीधे मेरा सवाल है, किसी ने कहा है सर कि ना गोलियों से डरता हूं ना तलवार से, मैं डरता हूं तो सिर्फ एक लेखककार और साहित्यकार से। आपने जो पुस्तक लिखी है उड़ान एक परिंदे, उसमें आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को ध्यान में रखा है जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, जो पाठक है या जो लेखनी के दौर में है, जो लेखक बनना चाहता है। आप मुझे एक मूल मंत्र दे दीजिए जिससे मुझे मदद मिल पाए उस पुस्तक को लिखने में, और कौन कौन सी फीचर्स है जिसको ध्यान रखना होगा। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने एक जॉन बना लिया है कि मैं इस श्रेणी की किताब लिखूंगा, तो सबसे पहले उस श्रेणी की किताबें खोजिए, उन किताबों को खोजिए, फिर उनको पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि मैंने भी जिस जोन में लिखना शुरू किया था, मैंने उनकी किताब पढ़ी है। मैंने सबसे ज्यादा दिव्य प्रकाश दुबे जी को पढ़ा है। किताबें छोड़कर अदर उनका बहुत ही अच्छा है, किताबों को भी छोड़कर सत्यव्यास जी को, निखिल सचान जी को, चेतन भगत जी, सबको मैंने पढ़ा है। तो मैं जिस फ्लो में लिखना चाहता था, मुझे वो फ्लो मिल गया उसमें। आप क्रांति लिखना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक किताब होगी, तो उसके लिए आपको ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जिनका आपकी किताब से संबंध। आपकी तारीफ है कि आप छोटी उम्र है बाकी लेखकों से, और आपको सुनने के लिए इतने लोग हैं और आपको सुन रहे हैं बराबर से।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी कमाया है वो आपने सम्मान देकर कमाया है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपने किस तरह से लोगों को सम्मान दिया और आपको सुनने के लिए आज लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि मैंने जिन जिन को पढ़ा है, एक तो लेखक को पढ़ना और उनको व्यक्तिगत जुड़ना, मैं जिन भी लेखक से उनको पढ़ा है उनसे व्यक्तिगत जुड़ा हूं, तो उनको भी मैंने देखा है कि उनके एक दूसरे के प्रति भी सम्मान है। तो आपको पढ़ने वाले कौन है? आपको पढ़ने वाले पीएम नहीं है, आपको पढ़ने वाले कोई लेखक, बड़ा लेखक नहीं है, वो सब पाठक हैं और वो आम जनता है। तो आम जनता की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर आपको रिस्पेक्ट तो बनता ही नहीं है। एक गाना में भी कहा है ना, जनता की क्षमता है ममता भी देगी, जमता नहीं है तो घंटा ही देगी ना, यही बात है, ममता देगी, बिल्कुल देगी। सोमिल जी, लास्ट क्वेश्चन सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। नाउ यू आर जर्नलिस्ट, आप पत्रकारिता के भी छात्र हैं और आपकी नई किताब आ रही है, तो सर क्या आपको लगता है कि जो जर्नलिस्टिक स्किल्स होती हैं वो एक राइटर के राइटिंग को इम्प्रूव करती है? डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल करती है, क्योंकि मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो नई वाली हिंदी, जिसे हम प्रचलन में है आजकल बात करते संवाद करते हैं, वो हिंदी है। लेकिन जब भाषा की बात करें तो प्रिंट मीडिया की अलग भाषा होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग भाषा होती है, तो उस भाषा में भी मैं लिखूंगा। लेकिन ये श्रेणी है उपन्यास श्रेणी, इसमें यही ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी जब मैं पत्रकारिता करूंगा तो वो अलग भाषा होगी एक, उसमें भी मैं लिखूंगा। उड़ान इसी दौरान में लिखी है जब आप एक विद्यार्थी थे, एक छात्र थे। छात्र के साथ उड़ान जैसे विषय को रखना, और जैसा आपने बताया कि इसमें जो विषय रखे हैं इसके विषय में आपने पहले बहुत पढ़ा, ठीक है, तो दोनों में आप टाइम ओरिएंटेशन कैसे कर पाए या कैसे करना चाहिए, ये हमारे विद्यार्थियों को बताएं, जिससे हम लोग भी आपकी बिल्कुल इस लेखनी से प्रेरित हों। मैं अभी बता चुका हूं कि सबसे अच्छी बात होती है, पहले हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थे तो टाइप करके, और कीपैड थे तो इतना टाइप करने का टाइम नहीं था, तो हम लोग डायरी और पेन रखते थे। क्योंकि उपन्यास एक कहानी शॉर्ट लिखनी है आपको, शॉर्ट स्टोरी 10 पेज की लिखेंगे आप, एक बार में भी लिख सकते हैं या 10 दिन में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक को उपन्यास लिखते हैं, वो भी 170 पेज का, तो उसके लिए आपको स्टोरी कवर करनी पड़ती है पूरी, उसको माइंड में रखना पड़ता है कि अब क्या होगा, करना है, अब क्या होने वाला है, तो उनको पूरे को करना पड़ता है। टाइम मुझे यहीं से मिल जाता था कि आपकी जैसे हमारी क्लास हुई थी, कभी कभी क्या होता था, जो लेक्चर बोरिंग लगता था तो उस लेक्चर में भी मैं पीछे बैठ जाता था और या तो अपनी किताब लिखता था या किसी और की किताब पढ़ रहा होता, या उसकी किताब पढ़ रहा होता जो लेक्चर दे रहा है। क्योंकि कभी लेखक का जो मैंने माना है कि लेखक अगर अच्छा वक्ता नहीं है, क्योंकि वो लेखक इसीलिए बना है क्योंकि वो लेखक है, वो वक्ता नहीं हो सकता अच्छा, इसलिए वो लेखक है। तो वो लेखक जो चीजें लिख सकता है वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट में यही है कि आसपास से जहां भी आपको टाइम मिलता है वहां आप नोट डाउन कर ले। फिर बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे मोबाइल चालू हो गया था, तो मोबाइल के कारण हम नहीं कर रहे थे। फिर जब मोबाइल क्या होता था कि डाटा खत्म हो गया, 1 महीने का डलाया, तो 1 महीने का डाटा खत्म हो गया, अब डाटा नहीं डलवाना है, जब तक स्टोरी कंप्लीट ना होगी डाटा नहीं डलवाना। तो ऐसा मैंने 1-1.5 साल किया, तब जाके, और जब वो मोबाइल से हट जाते हैं आप तो आपको बिल्कुल टाइम मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने बड़े होंगे, इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम रहेगा। अगर अपनी चीज ऐसे ही पानी है तो टाइम तो लगेगा। कहा कि उम्र बाधा नहीं होती, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपको उसको ठान लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आती रहेंगी, रुकावटें तो हमेशा आती रहेंगी, जिंदगी का नाम ही है ये, जिंदगी मुश्किलों से आगे बढ़कर जीने का नाम है। तो आप बस आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने जो ख्वाब देखा है, जो आपने सोचा है, तो एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। थैंक यू सर।